अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो जैसा कि मैंने कंट्रोल अकाउंट्स की लेक्चर वीडियो में कहा था कि बिफोर डूइंग रिकंसिलिएशन क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स, मैं आपको सिर्फ प्लेन कंट्रोल अकाउंट्स के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एएस लेवल के पास पेपर से, जिसपे सिर्फ इंफॉर्मेशन सारी गिवन होगी। हमें कंट्रोल अकाउंट्स प्रिपेयर करने, उसमें रिकंसिलिएशन हमें नहीं करनी। क्योंकि अगर आपको कंट्रोल अकाउंट्स की प्रिपरेशन का आइडिया नहीं है कि वो कैसे बनाए जाते हैं, तो रिकंसिलिएशन में आप लोग को काफ़ी डिफिकल्टी होगी। और मैंने उस वीडियो में, लेक्चर वीडियो में ये कहा था कि मैं 80s 90s का क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि वो प्योर सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कंट्रोल अकाउंट्स बनाने। अभी जो रिसेंट ईयर के क्वेश्चन है, इस पे कि जैसे एक पार्ट परचेसेस लेजर, एक पार्ट में परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, उसके बाद रिकंसिलेशन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और सेल्स लेजर की गिवन है। तो इस तरह ना बीच बीच में पार्ट्स आए हुए कि जिसपे सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और हमें कंट्रोल अकाउंट बनाने। और ये रिसेंट ईयर के पेपर के क्वेश्चंस को भी मैं इसलिए प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जो 80s और 90s के क्वेश्चन है, ऑब्वियसली उसकी मार्क सीम और एग्जामिनर रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो रीसेंट पेपर के क्वेश्चन से आप लोग को इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैं आपको मार्क स्कीम और एग्जामिनर रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि एग्जामिनर आप लोग स्टूडेंट्स कैंडिडेट से एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट करता है जब वो कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करने को देता है। और क्योंकि टी अकाउंट्स होते हैं या लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो टी अकाउंट्स में एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या वो डिमांड करता है और किन चीज़ों पर वो मार्क्स पेनलाइज करता है, इसलिए। तो दिस इज मार्च 2020 एंड दिस इज द only paper in which there is no control accounts reconciliation question. Rather, we just have to prepare a sales ledger control account. तो इस क्वेश्चन में सिरे से ही रिकंसिलेशन नहीं है। और इसी तरह अनदर ईयर से मैं परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट आप लोग को बना के दिखाऊंगा इसी वीडियो में। Eden runs a small business and is provided the following information for the year ended December 2019. Trade receivables at 1 January 2019. Contra sales ledger to purchases ledger. Discount allowed, discount received. अब देखिए, जिनको मैंने रेड मार्क किया है ना, वो ट्रेड रिसीवेबल या सेल्स लेजर से रिलेटेड नहीं है, इनफैक्ट वो ट्रेड पेबल से रिलेटेड है। तो इसीलिए मैंने उनको रेड कर दिया कि हम उनको इग्नोर करेंगे। और कॉन्ट्रा पे मैंने लेक्चर वीडियो पे बात नहीं की थी, और इस पे भी सिर्फ कॉन्ट्रा की डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, वरना वो एक डिटेल सिनेरियो भी आता है कॉन्ट्रा का। तो मैंने कहा था कि वैसा कोई क्वेश्चन करूंगा तो उस पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ की एंट्री उन्हीं केसेस में की जाती है कि जब एक ही पार्टी हमारी बिजनेस की वो ट्रेड रिसीवेबल भी है और वो ट्रेड पेबल भी है। तो अगर हमें उनसे रिसीव ज़्यादा करना है, उन्हें पे कम करना है, तो अगर हम कॉन्ट्रा की एंट्री पास कर देंगे तो नेट बेसिस पे रिसीवेबल बच जाएगा। इसी तरह अगर हमें उनको पे, उस पार्टी को पे ज़्यादा करना है, उससे रिसीव कम करना है, तो कॉन्ट्रा की एंट्री पास करने से नेट पेबल अमाउंट बच जाएगी हमारे लेजर अकाउंट्स में। तो तो भी रिकंसिलेशन में मैं ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जिसपे कॉन्ट्रा का सिनेरियो डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ एक बात याद रखिए कि कॉन्ट्रा की एंट्री सिंपल होती है, चाहे जितना भी वो कॉम्प्लिकेटेड करके दे। परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड पेबल में डेबिट होगा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल में वो क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलॉट पे भी मैं बात कर चुका हूँ। और इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर्स अकाउंट, इररिकवरेबल डेट, रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवर्स, रिटर्न इनवर्ट्स, ये सब रेलेवेंट आइटम्स है। अब टोटल सेल्स के लिए कह रहे हैं 20% ऑफ टोटल सेल्स आर कैश सेल्स, द रिमाइंडर आर क्रेडिट सेल्स। इट मीन्स 80% क्रेडिट सेल्स होंगी। और एसएलसी या ट्रेड रिसीवर्स में हमारी क्रेडिट सेल्स आती हैं।
तो अगर मैं 190,000 का 80% निकाल लूँ तो ये 152,000 आ जाएगा। ये थ्योरी वो रिकंसिलेशन के क्वेश्चन पूछता तो मैं ये तो ये मैं रिकंसिलेशन के क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूंगा इसका थ्योरेटिकल पार्ट। यहाँ द मेन रिक्वायरमेंट इज प्रिपेयर अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डिसंबर 2019। और आपको देखे 50 में से 9 मार्क्स स्ट्रेट अवे कंट्रोल अकाउंट्स बनाने के दे रहा है। तो कौन सी चीज़ डेबिट साइड में आती है सेल्स की, कौन सी चीज़ क्रेडिट साइड में आती है, ये मैं लेक्चर वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। आइडिया नहीं तो आप लोग लेक्चर वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं। तो नाउ आई विल प्रिपेयर द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, और मैं डेट्स यहाँ इसलिए एंटर नहीं करूंगा क्योंकि उसने भी डेट का कॉलम नहीं दिया है। अगर यहाँ दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में थ्री सब कॉलम्स होते तो थर्ड तो यहाँ अगर डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों के एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर एक एक्स्ट्रा कॉलम होता तो वो डेट्स का कॉलम होता है। इसमें ऑब्वियसली डिटेल्स का कॉलम है जिसमें रेफरेंसेस लिखने, ये अमाउंट्स का कॉलम है ऑन बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो इसका ना डेट्स का कॉलम नहीं है। रेवेन्यू सेल्स आप लोग क्रेडिट सेल्स को मेंशन कर सकते हैं। तो हमारी क्रेडिट सेल्स आर 152,000। अच्छा, कॉन्ट्रा को एग्जामिनर अभी कॉन्ट्रा लिखना भी अलाउ करता है। तो कुछ ईयर्स में अभी इसने रिसेंट पेपर्स में कॉन्ट्रा लिखा है। और किसी इक्का दुक्का पेपर में उसने अगर मैं एसएलसी में कॉन्ट्रा क्रेडिट कर रहा हूँ तो उसने परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट का रेफरेंस दिया है। क्योंकि जो 780 में क्रेडिट कर रहा हूँ वो परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट होगा। लेकिन उसी के बाद फिर जो पेपर है उसमें उसने कॉन्ट्रा लिखा हुआ है। तो अभी इसमें आप lenient है एग्जामिनर, तो उसमें आप कॉन्ट्रा भी लिख सकते हैं, पीएलसी भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डिस्काउंट अलाउड भी यहाँ क्रेडिट होता है। अच्छा, इंटरेस्ट जो है वो डेबिट होता है क्योंकि रिसीवेबल को इंक्रीज करता है। 65। इररिकवरेबल डेट या ट्रेड रिसीवेबल में क्रेडिट होता है क्योंकि ये उसको डिक्रीज करता है। रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स 128,600 है। तो उसको प्लीज रिसीट फ्रॉम कस्टमर नहीं, इसको बैंक लिखेगा क्योंकि जो यहाँ क्रेडिट हो रहा है वो बैंक में डेबिट होगा। रिटर्न इनवर्ट्स 2500। तो हम उसका आराम से बैलेंस शीट ही निकाल सकते हैं।
इसको नेक्स्ट पीरियड में बैलेंस सीडी इवन आपका गलत भी आ रहा है उसे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड जरूर करें, आपका एक मार्क्स होता है इस चीज का। तो आई होप सो आप लोगों को सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर हुआ होगा उससे। अब मैं इसकी मार्क्स की मैं एग्जामिनर रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। अभी देखिए इसी आपके मार्च 2020 वाले पेपर की मार्क्स की में, तो उसने देखिए सेल्स इंटरेस्ट बैंक, अब देखिए रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स को उसने बैंक लिखा है, और देखिए बैलेंस सीडी को बी नेक्स्ट पीरियड में बीडी करने का आपका एक मार्क्स है। तो अब देखिए ये जो वन 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 मार्क्स लिखे हैं ना, ये आपको तब मिलेंगे जब ये आपकी अमाउंट भी सही हो और इसके साथ जो नैरेटिव या रेफरेंस है वो भी सही होना चाहिए। अच्छा, दूसरी इसकी मार्किंग की पॉसिबल है कि वो लिख देता है इन टी अकाउंट वाले पार्ट्स में 1 मार्क फॉर करेक्ट डेट्स एंड डिटेल्स। तो उसमें अगर आपने ये डेट्स में या रेफरेंसेस में मिस्टेक की तो आपका सब एक ही मार्क डिडक्ट होगा। लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन्ड नहीं है। इसका मतलब अगर आपने जैसे 128,600 तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ इंस्टेड ऑफ बैंक रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स लिखा है, तो आप लोग की मार्क्स की डिडक्शन हो जाएगी। तो यानी अमाउंट सही होने के बावजूद आपका मार्क्स कट जाएगा। देखिए उसने सिर्फ सिंपली इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिखा। उसने क्रेडिट सेल्स दी, उसने सेल्स या लिखा है, तो आपको सेल्स या रेवेन्यू लिखना है। और ये इसी पेपर की एग्जामिनर रिपोर्ट है। कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट नैरेटिव डिटेल व्हेन प्रिपेयरिंग टी अकाउंट्स। तो उसका टी अकाउंट्स में स्टूडेंट्स में इशू कर रहे रेफरेंसेस और नैरेटिव्स के साथ। अब इसमें हमने बी पार्टी अटेम्प्ट किया है। Preparation of the sales ledger control account was generally well done by a large number of candidates. The most common error related to the narrative entered in the details column. तो इसका रेफरेंसेस में मिस्टेक्स किए टी अकाउंट में, और यहाँ आप देखिएगा एग्जामिनर ने एग्जाम्पल भी दी है। Many candidates stated receive from trade receivables, whereas the correct narrative is bank. Less well prepared candidates include items such as cash sales in the control account. तो उन्होंने पूरी टोटल सेल्स ही दी, उन्होंने रीड करने की जहमत नहीं की। तो यहाँ देखिए आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है कि रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवर्स नहीं, बैंक मेंशन करना है। तो आप लोगों को खुद आइडिया होगा कि एग्जामिनर थोड़ा स्ट्रिक्ट है टी अकाउंट्स की मार्किंग में, और उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कैंडिडेट से। और ये अब जून 2022 का पेपर है, जिसमें क्वेश्चन 3 कंट्रोल अकाउंट्स का है। और ये पार्ट ए में आप लोग देख सकते हैं कि परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट ये प्रिपेयर करवाएगा, और उसके लिए उसने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और उसके बाद के पार्ट्स में वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और सेल्स लेजर बैलेंसेस की रिकंसिलिएशन करवाएगा। तो अभी हम जो इंटरेस्टेड है वो सिर्फ पार्ट ए में, क्योंकि इस वीडियो में मैं अभी रिकंसिलिएशन कवर नहीं करूंगा। रिकंसिलिएशन मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। So Nebras purchases and sell goods for cash and on credit. Control accounts are used to check the accuracy of the business purchase and sales ledger. This is one of the benefits of control accounts. The following information is available for January 2022. Purchase ledger account balances at 1st January 2022 were amount owed to suppliers. अब देखिए ट्रेड पेबल का जो नॉर्मल बैलेंस है ना या पीएलसीए का, वो यही शो करता है कि हमें सप्लायर को पे कितना पड़ना है, पे कितना करना है, और हाउ मच वी ओ टू द सप्लायर। तो सीधा सीधा वो लिख भी सकता था पीएलसीए या टीपी क्रेडिट बैलेंस, लेकिन उसने आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट किया। और फिर है अमाउंट ओवर पेड टू वन सप्लायर। तो अगर हमने ओवर पे किया, इट मीन्स हमें सप्लायर से रिफंड रिसीव करना है फ्यूचर में। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ रिसीवेबल फॉर निब्रास फ्रॉम द सप्लायर। So this is the trade payables debit balance, or you can say abnormal or minor balance.
तो वो देखिए यहाँ लिख सकता था पीएलसी डेबिट बैलेंस और टीपी डेबिट बैलेंस, लेकिन उसने आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट किया. एन अमाउंट ओवरपेड टू सप्लायर इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द डेबिट बैलेंस इन द परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट और ट्रेड पेबल्स. तो मैंने ये लेक्चर वीडियो में भी कहा था कि वो ये इस तरह भी आपको टेस्ट कर सकता है. इसलिए जो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है ना, उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, दैट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट. टोटल्स फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वर एज फॉलोस. कैश परचेजेस. अच्छा. कैश परचेजेस नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेड पेबल्स डील विद क्रेडिट सप्लायर्स एंड क्रेडिट परचेजेस. पेमेंट टू ट्रेड पेबल आएगा. डिस्काउंट रिसीव आएगा. अच्छा, ये परचेजेस जर्नल. अब जिन्होंने ओ लेवल या आईजीसीएसई में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़े, उन्हें आइडिया होगा दैट परचेजेस जर्नल इज फॉर क्रेडिट परचेजेस. तो ये जो परचेजेस जर्नल का टोटल दिया हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स द क्रेडिट परचेजेस. रिटर्न आउटवर्ड जर्नल परचेज रिटर्न होगा. कॉन्ट्रा यहाँ ऑलरेडी गिवन है. और ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एसएलसी के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक हद तक. देयर वर नो ओवरपेड अकाउंट्स इन द परचेजेस लेजर एट द एंड ऑफ द मंथ. इट मीन्स ट्रेड पेबल को भी एबनॉर्मल या डेबिट बैलेंस नहीं है मंथ एंड में, ऑल्दो मंथ बिगनिंग में है. तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. तो नाउ वी कैन इजीली प्रिपेयर अ परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो अब हम वही करेंगे यहाँ. इसी तरह जो उसका एबनॉर्मल बैलेंस है, ये हम यहाँ डेबिट साइड में दे देंगे. 320. पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स. अब बाकी जो ट्रांजेक्शन है, हम मंथ एंड की ही डेट एज्यूम कर लें. तो पेमेंट टू सप्लाई, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, इसको बैंक लिखना है, क्योंकि ये अमाउंट बैंक में क्रेडिट होगी. 202950. डिस्काउंट रिसीव भी यहाँ ट्रेड पेबल में डेबिट होता है, क्योंकि ट्रेड पेबल को डिक्रीज करता है. परचेज जनरल मैं बता चुका हूँ क्रेडिट परचेजेस होता है, तो हम उसको यहाँ क्रेडिट में ले लेंगे, बिकॉज दिस इंक्रीजेस ट्रेड पेबल्स. फिर रिटर्न आउटवर्ड्स, ये डिक्रीज करता है ट्रेड पेबल्स को.
अच्छा, इसी तरह यहाँ मैंने डेबिट किया कॉन्ट्रा को, तो आप कॉन्ट्रा भी लिख सकते हैं और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी लिख सकते हैं। इट मीन्स जो 810 या डेबिट हो रहा है वो एसएलसी में क्रेडिट होगा। तो वी आर डन विद द परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट एज वेल। इसकी भी मार्क्स की एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं। ये देखिए परचेजेस, उसने पेमेंट टू सप्लाई, पेमेंट टू ट्रेड पेबल नहीं, उसने बैंक लिखा है। कॉन्ट्रा को आप कॉन्ट्रा लिख सकते हैं, मसला नहीं है। परचेजेस लिखना है, क्रेडिट परचेजेस नहीं लिखना है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 मार्क फॉर डेट्स एंड डिटेल्स मेंशन नहीं है। इसका मतलब जैसे आपने 202950 को करेक्टली मेंशन किया डेबिट साइड में, लेकिन आपने उसके साथ बैंक नहीं लिखा, तो आपको ये 1 मार्क नहीं मिलेगा। और सीडी को बीडी देखे करने का आपका 1 मार्क्स है। अब यही जून 22 P23 की एग्जामिनर रिपोर्ट है। इस पे इसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। Marks are awarded for the correct entry, this being the value with the correct terminology narrative. There were cases of correct values being presented but with incorrect terminology narrative and in some cases with no terminology narrative. तो आप वो देख ले, वो एक्सप्लेन भी करे कि ये फॉर इंस्टेंस जैसे 1 मार्क लिखा है, आपको किस केस में मिलेगा। तो अमाउंट भी सही होनी चाहिए और ये रेफरेंस या नैरेटिव भी सही होना चाहिए। तो वैल्यू सही लिख दी लेकिन नैरेटिव या रेफरेंस गलत लिखा है, या रेफरेंस या नैरेटिव को स्ट्रेट अवे ओमिट ही कर दिया। This applies across different statements such as ledger accounts and financial statements. Ledger accounts T accounts को ही कहते हैं। इसमें क्वेश्चन 3 का पार्ट है। Many candidates entered correct values in the PLCA but often with an incorrect narrative. वही इशू अभी तक चल रहा है। Some candidates netted the opening balances rather than making two separate entries. देखिए टी अकाउंट में ना नेटिंग आपको खुद नहीं करनी है, आपको स्ट्रेट अवे वैल्यूज एंटर करनी है। नेटिंग टी अकाउंट ऑटोमेटिकली खुद करेगा, जो वो क्लोजिंग बैलेंसेस में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको खुद से नेट नहीं करना था 23490 माइनस 320, वो टी अकाउंट खुद करेगा। आपको एज इट इज वैल्यूज लेनी है। तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में, क्योंकि आप टी अकाउंट बना रहे हैं, आप ये कोई प्लस स्टेटमेंट बना के कैलकुलेशन नहीं कर रहे। और कुछ ने कैश परचेजेस ले लिया। मोस्ट कैंडिडेट्स मेड द करेक्ट एंट्री फॉर काउंटर टू द सेल्स लेजर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि टी अकाउंट्स पे एग्जामिनर की ये कंप्लेन है कि अमाउंट सही है लेकिन वो रेफरेंस या नैरेटिव सही नहीं है। तो उसका मेन रीजन ये है कि स्टूडेंट्स बेसिक्स को सीरियस नहीं लेते। जब बेसिक्स को वो सीरियस नहीं लेते, जो बेसिक्स में आप टी अकाउंट्स बनाना सीखते हैं और उनको बैलेंस करवाना, तो वो स्टूडेंट उस चीज को सीरियस नहीं लेते, तो उसका यही आउटकम होता है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा कि हाउ टू जस्ट प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट्स। तो इससे अगर आपको कंट्रोल अकाउंट्स हाउ टू प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट्स क्लियर हो जाता है, तो आप लोग इंशाल्लाह रिकंसिलेशन हैंडल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।